यहाँ पे हमारे साथ मनोज मित्तल हैं, जो अध्यक्ष हैं इंजीनियरिंग एसोसिएशन के। उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज मित्तल साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही था कि जब इतनी बड़ी बिल्डिंग को गिराने की तैयारी की जाती है तो किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं और किस तरह का खतरा होता है? देखिए, ये तो एक बहुत मेजर इवेंट है और इसमें बहुत चैलेंजेस भी होते हैं और रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो चैलेंजेस तो सबसे पहली बात यही है कि जो स्ट्रक्चर को हम डिमोलिश करने वाले हैं वो उसी तरीके से डिमोलिश हो जैसा हम चाहते हैं। मतलब जैसे हमने जिस टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इम्प्लोजन टेक्निक्स को यूज़ करने का डिसाइड किया है। तो इम्प्लोजन टेक्निक में यही है कि जो हम ब्लास्टिंग करेंगे, हमारा स्ट्रक्चर अपने आप अपने ही फुटप्रिंट के अंदर उसकी डब्रीज गिरनी चाहिए। ये हमारा इसमें एक एम है और इसको हम एक्सप्लोसिव्स के थ्रू करने वाले हैं। सो अगर डेब्रीज इसके बाहर निकल जाती हैं, ज़्यादा फैलती हैं, या पूरी तरह डिमोलिश नहीं होता है, पार्टली होता है, या स्ट्रेट नहीं होता है, टिल्ट हो जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो जब इसको हम डिज़ाइन करते हैं डिमोलिशन को, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एक्सप्लोसिव कहाँ लगाया जाए, किस डायरेक्शन में लगाया जाए, होल किस साइज के होने चाहिए, एक्सप्लोसिव क्या होना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, और किस सीक्वेंस में हमें इसको एक्सप्लोड करना है। तो इन सब चीज़ों को देखते, ये सब चीज़ें चैलेंजेस हैं और इसको डिजाइनिंग का ये पार्ट है जिसमें इसकी पूरी प्लानिंग की जाती है। अगर आप देखें तो जैसे अभी बता रहे थे कि 9 सेकंड में पूरा टावर डिमोलिश हो जाएगा, लेकिन 9 सेकंड्स के लिए आप देखें कितने महीनों की तैयारियां हुई हैं। और जो एजेंसीज कर रही हैं, ये एक्सपर्ट एजेंसीज हैं, इन्होंने बहुत सारे डिमोलिशंस पहले भी किए हैं इंटरनेशनली, और वो सक्सेसफुली डिमोलिशंस भी किए हुए हैं इसके अंदर। इन्होंने इम्प्लोजन टेक्निक को अडॉप्ट किया है, डायमंड कटर या किसी और टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। और चैलेंजेस इससे ज़्यादा यहाँ पर ये होने वाला है कि जो डस्ट क्रिएट होगी, जो डब्रीज निकलेंगी, इसका कैसे डिस्पोजल होगा, डस्ट को कैसे सेटल किया जाएगा, इन सब चीज़ों की ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो टेक केयर करने पड़ेंगे। मित्तल साहब, हमारे साथ केटी रविंद्रन भी हैं, जो पूर्व चेयरमैन हैं अर्बन आर्ट कमीशन के। रविंद्रन साहब, अभी आप मित्तल साहब को भी सुन रहे होंगे। जो तस्वीरें सामने हैं और जो इवेंट है और जो लक्ष्य है आज का इन 2 ट्विन टावर को गिराने का, आपकी नजर में सब कुछ स्मूथली हो जाए, क्या इसे हम 100% कह सकते हैं? 100% तो कभी कह नहीं सकता है, लेकिन ग्रेट एक्सटेंड इसको प्रिडिक्ट कर सकता है जी। ये जो एक्सपर्टीज है, ये जो एक्सपर्ट लोग है इसको गिराने का, दे टेस्ट एवरीथिंग 100% बिफोर प्रेसिंग द बटन। तो इसका तो पहले भी एक प्रेसिडेंट हुआ था 2020 में, केरला में कुछ टावर्स इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था CIZ एरिया में, दैट इज the coastal regulation zone CRZ एरिया में किया हुआ था, उसको भी गिराया। वो ऑपरेशन भी मैंने देखा था, उसके ऊपर मैं कमेंट भी किया था। वो तो बहुत बिल्कुल स्मूथ हुआ था वो ऑपरेशन। तो उसमें डस्ट तो रहता है, और जस्ट लाइक अभी जो मेरा प्रीवियस टू मी द जेंटलमैन रेज द इश्यू ऑफ डेब्री, दैट डेब्री इश्यू इज अ वेरी मेजर इश्यू, बिकॉज in this case, there will be a huge amount of concrete debris. A lot of it cannot be salvaged. And if it also needs to be, if anything needs to be salvaged, it's going to take months and months. So, इसको normally low-lying areas में जाके dump कर देते हैं. This, it should not be allowed to be dumped in the low-lying area. तो इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये जो debris होगा, इसको हम अर्बन डेवलपमेंट में रीयूज कर सकता है, क्रिएटिंग अंडरफ्लोस इन द रोड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पार्किंग लॉट्स, अंडरफ्लोस एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बिल्डिंग में जो बेसमेंट्स है उसके बारे में अभी कुछ सुना नहीं है हम लोग। इसके काफी सारे बेसमेंट्स है जो कार पार्किंग के लिए और सर्विसेज सिस्टम्स के लिए बनाया गया है, वो भी डबरी बनेगा, और उसको कैसे निकालेंगे, उसको कैसे रिमूव करेंगे, ये भी एक सवाल है। और ये जो लैंड हम इसको डिमोलिश करने के बाद ये लैंड सैल्वेज होगा, दैट लैंड विल बी
practically unusable for creating a park. ये plot का original function था as a park, and the residents are in their rights to ask for that park, because with that park in place only the marketing of the flats were done with the park in place. उसके बाद में 2016 में RERA was also passed in India. RERA should also take stock of this issue and must look at how the people who have invested in this building, how much can their monies be protected. That's also an issue. रवि साहब, यहाँ पे आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि जब ये डेब्री वहां से हट भी जाएगा तो पार्क के तौर पर उसको रिडेवलप करना नामुमकिन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे कंक्रीट और बाकी चीजें इतनी होंगी हटने के बाद भी कि वो शायद वो फर्टाइल ना रहे, ये कहना चाहते हैं आप? जरूर वही मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसका बेसमेंट्स भी है। बेसमेंट्स के बारे में हमने कुछ सुना ही नहीं अभी तक। बेसमेंट को क्या होगा, कैसा निकाला जाएगा, कितना देर लगेगा, ये भी इट शुड बी पार्ट ऑफ द प्लान टू रिमूव द बेसमेंट। ये बेसमेंट रिमूव करने के बाद इसमें असली अच्छी मिट्टी लाके भर के उसके बाद ही हमको कुछ गार्डन वगैरह डेवलप कर सकते हैं। एरिया वाज मेंट फॉर अ पार्क। अगर ये असली फंक्शनिंग पार्क होना चाहिए तो उसको उस लैंड को भी सैल्वेज करना पड़ेगा। उसका टॉक्सिन्स जो है जो लैंड के अंदर है उसको निकालना पड़ेगा। जी, आप लोग बने रहे हमारे साथ। उदय भान सिंह हैं जो अध्यक्ष हैं RWA सुपरटेक एमरल्ड के। भान साहब, लड़ाई लंबी रही, कामयाबी मिली, लेकिन आज का दिन धड़कनें तेज करने वाला होगा आपके लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। हम भगवान से प्रे कर रहे हैं कि सेफ डिमोलिशन हो, और वो होगा भी। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी लड़ाई 10 साल की लड़ाई है उससे सुख भी मिल रहा है। धड़कन तो तेज है, दोनों तरह से धड़कन तेज है, एक सेफ्टी के लिए भी और एक जीत के लिए भी। भान साहब, यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी रविंद्रन साहब भी यही कह रहे थे कि जो आप लोगों की लड़ाई थी कि वहां पे पार्क बनना था और बहुत कुछ बनना था, लेकिन सुपरटेक ने उसका इस्तेमाल इस तरह से किया जिसका खामियाजा आज उसे भुगतना पड़ रहा है। क्या था पूरा मुद्दा, अगर आप समझा पाएं? और दूसरा, ये लड़ाई कितनी मुश्किल या कितनी आसान रही इन 10 सालों में आपके लिए? देखिए, मुद्दे जहां तक सवाल थे वो बाई लॉज के हिसाब से। जब हमको ब्रोशर्स दिखाया गया था, जब हमने फ्लैट्स बुक किए थे, तब जहां ये टावर्स बनी हुई हैं वहां चिल्ड्रंस पार्क दिखाया हुआ था और एक छोटा सा 23 फ्लैट्स की एक बिल्डिंग आनी थी। लेकिन जब हमने 2010 में यहाँ आए तो देखा तो बहुत बड़ा एरिया डिगिंग हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है। बताने के बाद में उन्होंने कहा कि ये सेपरेट प्रोजेक्ट है, सेपरेट प्लॉट है। वो सब झूठा पाया गया जब हमने इन्वेस्टिगेशन की। नोड ऑथोरिटी कनावेंस के साथ में उन्होंने हमें नक्शा नहीं दिया कि क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। हम हर तरीके से जो वहां पर घूमते रहे 1 साल तक, कभी नोड ऑथोरिटी, कभी सुपरटेक, कभी पुलिस, कभी किसी के पास में। देखने के बाद में हमें लगा कि भाई यहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। तब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और वहां पर 2 साल। जब हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए उस टाइम ये 13 मंजिली, वो 2012 में 13 स्टोरी थी। लेकिन फिर उसके बाद में बिल्डर ने रात दिन बनाना शुरू कर दिया और 1.5 साल के अंदर जो है उसने 32 स्टोरी बना दिया। तो एनीवे 2 साल हमारा इलाहाबाद जाना आना, 3rd क्लास में जाना, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आना, अनरिजर्व कंपार्टमेंट से आना, ये बहुत पेनफुल था। लेकिन हम लोग, हमारे रेजिडेंट्स का साथ दिया और हम 5-7 लोग जो हैं जो कमिटेड थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हम कंटिन्यू। 2014 में जब जीत मिली तो हमारा साहस बढ़ा और हमें उम्मीद थी, क्योंकि बाय लॉज के हिसाब से जो है इन्होंने वॉल्यूशन किया था। तो इसलिए हम वी वर वेरी श्योर कि अगर हम इस लड़ाई को सस्टेन कर पाए तो हम 100% जीतेंगे। अब उनके वकीलों ने क्या बोला होगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे भी थोड़ा एक्सपीरियंस है कि जब बाय लॉज जहां वॉल्यूट होते हैं और आपके पास में हर चीज आपके पास है, और खास तौर से हमने जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हर चीज में धोखाधड़ी थी। तो एनीवे वो चलता रहा। 7 साल सुप्रीम कोर्ट में होते रहे और
अल्टीमेटली आपने रिजल्ट देख ही लिया है कि जो जीत हमारी कमिटमेंट की और हमारा लगन की और सच्चाई की जीत। मित्तल साहब भी हैं बने हुए, तीनों मेहमान हैं। उदयभान सिंह जी, आप भी हमारे साथ बने रहे। मित्तल साहब, यहां पे एक सवाल आपसे था कि जो बिल्डिंग है उसके बगल की जो बिल्डिंग है वो सिर्फ 9 मीटर दूर है। आज तक, चाहे केरल का जिक्र कर रहे थे रविंद्रन सर, जब भी इस तरह का डेमोलिशन किया गया है इतने बड़े बिल्डिंग का, क्या कोई आसपास इतना क्लोज कोई दूसरा बिल्डिंग रहा था क्या, या फिर ये एक नया केस है, या फिर कहें ये एक नया चैलेंज है? नहीं, देखिए, एक बैंक ऑफ लिस्बन का एक डिमोलिशन हुआ था, जो बिल्डिंग इससे भी ऊंची बिल्डिंग थी जोहान्सबर्ग में जी, और इसी कंपनी ने उसको डिमोलिशन भी किया था। उसके में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के बीच में डिस्टेंस से काफी कम था, उसमें मेरे ख्याल से 6 मीटर या कुछ डिस्टेंस था, यहाँ पे 9 मीटर का डिस्टेंस है जी। तो ऐसा नहीं है कि ये 9 मीटर कम है डिस्टेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इससे पहले इससे कम डिस्टेंस में भी इम्प्लोजन टेक्निक से डिमोलिशन हो चुके हैं और वो काफी मेटिकुलसली और बाकी सेफली डिमोलिशन हुआ था। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ, शायद आपने मुझसे पूछा नहीं। देखिए, ये टेक्नोलॉजी तो है और इसको बहुत मेटिकुलसली किया जाता है और आई होप कि आज का भी काफी मेटिकुलसली डिमोलिशन होगा। लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें, अभी तक जितने डिमोलिशन पूरे वर्ल्ड में हुए हैं उनमें मोस्टली डिमोलिशन किसी अच्छे रीजन की वजह से हुए हैं, यानी कभी रीडेवलपमेंट करना है या हमें बिल्डिंग बहुत पुरानी हो गई है इसको डिमोलिश करना है, कुछ करना है, तो नॉर्मली अच्छे रीजन से हुआ है। सिर्फ मेरे नोटिस में एक केस आया जो कि हरमन होटल इन यूएसए में, जो कि 138 मीटर ऊंची बिल्डिंग थी और जो कि स्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसी की वजह से उसको डिमोलिश किया गया। देखिए, इंडिया में जो डिमोलिशन हो रहे हैं, चाहे कोची वाला हुआ या आज जो होने वाला है, ये रॉन्ग रीजन की वजह से हो रहे हैं। हमने बिल्डिंग बायलॉज को वायलेट किया या हमने कोई और तरह का करप्शन किया, और इसकी वजह से हम जितना नेशनल रिसोर्सेज को वेस्ट हमने किया है या कर रहे हैं, ये एक बहुत हमारे लिए एक शर्मनाक स्थिति है। और मेरे ख्याल से डिमोलिशन करना अपने आप में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन हमें लेसन लेना जरूरी है कि हम फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों को ना होने दें। ऐसे सिस्टम प्रोसीजर्स हमारे यहाँ बनाए जाएं कि इस तरह की चीज़ें दोबारा से ना हो, और जो लोग इसके लिए कल्प्रिट हैं उनको एक सबक मिले, और तभी मेरे ख्याल से इस तरह के एक्सरसाइज का कोई फायदा है। अदरवाइज दिस इज अ टोटल वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और हम इसी खबर पे बने हुए हैं। जब ब्रेक के बाद लौटते हैं तो आप तीनों खास मेहमान से बात आगे जारी रखेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं एनडीटीवी की स्क्रीन पर, वो उस ट्विन टावर की है जिसे आज गिरा दिया जाएगा, और वक्त है 2:30 बजे का। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मनोज मित्तल हैं जो अध्यक्ष हैं इंजीनियर एसोसिएशन के, उदयभान सिंह हैं जो अध्यक्ष हैं RWA सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के, और वहीं केटी रविंद्रन हैं पूर्व चेयरमैन अर्बन आर्ट कमीशन। रविंद्रन जी, पहले आपके पास आएंगे। हम लोग जब बात कर रहे थे कि जो मलबा गिरेगा उससे उठने वाला जो धूल और जो गुबार होगा उसको सेटल होने में कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि प्रदूषण से ऐसे ही दिल्ली एनसीआर की हालत बुरी होती है, ऐसे में ये कितना और ऐड ऑन करेगा उसमें? देखिए, इसमें तो जो एक्सपर्ट्स बताया गया है कि 15 मिनट के अंदर इसको सेटल करें, लेकिन ये जब आप केरला का एग्जाम्पल लिया तो ये 15 मिनट के अंदर नहीं हो सकता है। ये इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द विंड डायरेक्शन। जी, जितने विंड चलते हैं उसके अनुसार ये तो नोएडा के अंदर लगेगा। और इसके अलावा एक प्रॉब्लम है कि इसके आसपास एक मेट्रो स्टेशन भी है। मेट्रो स्टेशन से इक्विपमेंट्स एंड ट्रैक्स, इसमें भी काफी सारे धूल लगेगा, और ये जो इम्पैक्ट के अनुसार उसमें कोई असर पड़ेगा या नहीं, इसके बारे में कोई टेस्ट अभी तक शायद हुआ नहीं है। अगर हुआ है तो उसको पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। मनोज मित्तल साहब भी हैं। रविंद्र साहब, इस सेगमेंट में थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए हम चाहेंगे संक्षेप में जवाब लेना। उदयभान सिंह, पहले आपके पास आते हैं, फिर मित्तल साहब के पास चलेंगे। भान साहब, क्या ये कहा जाए, अभी तक होता ये आया था कि बिल्डर लॉबी और बिल्डरों ने जिस तरह से, आज भी हजारों लाखों लोग हैं जो अपने फ्लैट का इंतजार सालों से कर रहे हैं सारे पैसे देने के बाद, इनसे लड़कर जीता नहीं कोई। ऐसे में आप लोगों की द्वारा हासिल की गई ये जीत
दूसरे लोगों को भी हौसला देगी जो इस बिल्डर लॉबी और उनके वादा खिलाफी की वजह से वो आज भी अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। अभी जब मैं जाता हूं कहीं, खास सोसाइटीज में जाता हूं और नोएडा अथॉरिटी में भी जाता हूं, तो अभी लोग बताते हैं कि साहब अब हमारी सुनवाई होने लगी है। अदरवाइज तो पहले सुनवाई ही नहीं होती थी। और जिस तरह से ये मैसेज गया है, देश का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जजमेंट आया है, इसलिए ये एनसीआर में ही नहीं पूरे देश में मैसेज आएगा कि अगर अथॉरिटी और बिल्डर इस तरह से वॉलेट करते रहे, ऐसे मेल मिलाप करके लोगों को लूटते रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा। आगे से अथॉरिटी और बिल्डर दोनों ही वो दोनों ही वो होंगे, चौकस रहेंगे कि अगर बिल्डर चाहता भी है कुछ इलीगल करना, तो नोएडा अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी वो दोबारा सोचेगी कि मैं गलत काम करने के लिए अप्रूवल दूं या नहीं। जी। इसलिए हम तो कहते हैं कि अथॉरिटी इज मोर रिस्पॉन्सिबल देन बिल्डर। बिल्डर तो नेचुरली ही इज मेंट फॉर दैट, लेकिन नोएडा अथॉरिटी का था, वो उनकी जिम्मेदारी बनती थी। बिल्कुल मनोज बनती है। और मनोज मित्तल भी हैं। आई होप द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश टेक्स एक्शंस अगेंस्ट द डिफॉल्टर्स। जी मित्तल साहब, अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है 2:30 बजने में, तो क्या आप भी टीवी से चिपके नजर आएंगे जैसे हम लोग चिपके हैं? हमारे लिए भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि जो प्लान जिस तरीके से किया गया है, ये मैटिकुलसली वैसे ही होता है या कुछ और होता है। अगर आपने देखा होगा तो इसमें कुछ कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं ये देखने के लिए कि ये डिमोलिशन और जो कोलैप्स हो रहा है ये एज पर द डिजाइन पैरामीटर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बाद में भी इसको स्टडी किया जाएगा। तो हमारे लिए भी काफी चैलेंजिंग रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा इसको देखना डिमोलिशन को। इट इज एन इंजीनियरिंग, it's a good engineering experience for civil structure engineers. So it's a good event, and but I hope it should not be repeated like that in future. शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।